1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। इनकी अनुभवजन्य टिप्पणियों में अपने चिंतन की मौलिकता के साथ ही मानवीय सत्य तक पहुंचने की सहज चेष्टा रहती है। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हैं। केलेकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया है। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित केलेकर की प्रमुख कृतियां हैं कोंकणी में ऊज वाढाचे सूर, समिधा, सांगली, ओथांबे, मराठी में कोंकणीचे राजकारण, जापान जसा दिसला और हिंदी में पतझर में टूटी पत्तियां। पाठ प्रवेश। ऐसा माना जाता है कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना कविता का गुण है। जब कभी यह गुण किसी गद्य रचना में भी दिखाई देता है, तब उसे पढ़ने वाले को यह मुहावरा याद नहीं रखना पड़ता कि सार सार को गही रहे, थोथा देय उड़ाए। सरल लिखना, थोड़े शब्दों में लिखना ज़्यादा कठिन काम है, फिर भी यह काम होता रहा है। सूक्ति कथाएं, आगम कथाएं, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियाँ उसी लेखन के प्रमाण हैं। यही काम कोंकणी में रविंद्र केलेकर ने किया है। प्रस्तुत पाठ के प्रसंग पढ़ने वालों से थोड़ा कहा बहुत समझना की मांग करते हैं। ये प्रसंग महज पढ़ने गुनने की नहीं, एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा भी देते हैं। पहला प्रसंग गिन्नी का सोना जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों से नहीं, बल्कि उन लोगों से परिचित कराता है जो इस जगत को जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। दूसरा प्रसंग ज़ेन की देन बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं। शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती हैं, फिर भी होता तो वह है गिन्नी का ही सोना। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं। चंद लोग उनमें व्यावहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं और चलाकर दिखाते हैं। तब हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहकर उनका बखान करते हैं। पर बात न भूलें कि बखान आदर्शों का नहीं होता, बल्कि व्यावहारिकता का होता है। और जब व्यावहारिकता का बखान होने लगता है, तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यावहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आता है। चंद लोग कहते हैं गांधी जी
प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, व्यावहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत जानते थे। इसीलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके, वरना हवा में ही उड़ते रहते, देश उनके पीछे न जाता। हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यावहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यावहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। वे सोने में तांबा नहीं, बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। इसीलिए सोना ही हमेशा आगे आता रहता था। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं, लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। वे जीवन में सफल होते हैं, अन्यों से आगे भी जाते हैं, पर क्या वे ऊपर चढ़ते हैं? खुद ऊपर चढ़ें और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चलें, यही महत्व की बात है। यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है, तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को गिराया ही है। ज़ेन की देन। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती हैं? मानसिक, उन्होंने जवाब दिया। यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। इसकी क्या वजह है? कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं, बल्कि दौड़ता है। कोई बोलता नहीं, बकता है। हम जब अकेले पड़ते हैं, तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की यह एक विधि है। जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं। वह एक 6 मंजिली इमारत थी, जिसके छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। बाहर पेड़हब सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर गए। अंदर चाजीन बैठा था। हमें देखकर वह खड़ा हुआ। कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। दो जो, आइए तशरीफ लाइए कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई। अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया। तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। चाय तैयार हुई। उसने वह
प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। वहाँ हम 3 मित्र ही थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम ओठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा। फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्या हैं। एक चला गया है, दूसरा आया नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। ज़ेन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को।